Hello students, myself निवेदिता दरीपा PGT फिजिक्स GM+2 हाई स्कूल रामगढ़। आज मैं क्लास 11 साइंस का जो टॉपिक है वेक्टर्स उस पर आपके साथ डिस्कशन करूंगी। वेक्टर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग जो दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, एक है स्केलर, दूसरा है वेक्टर। इसके पहले आप लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट में जो हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज के क्लासिफिकेशन किया था कि बेस फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, वो जो हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे कि वो दैट इज अकॉर्डिंग टू द डिपेंडेंसी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज ऑन अदर्स, दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पर उसके डिपेंडेंसी पर हम लोगों ने उस क्लासिफिकेशन को किया था। अब जो ये है कि अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज को इस आधार पर क्लासिफाई करें कि उसके परिमाण या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पर, तो हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। एक है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो अदिश राशि, अदिश ये नाम से ही बता रहा है, अदिश माने जिसकी दिशा नहीं होती है। तो अ स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसका क्या होता है, सिर्फ परिमाण, ठीक है। जैसे कि मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, वर्क, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको व्यक्त करने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ इसके परिमाण की आवश्यकता होती है, इसकी दिशा की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मास, द्रव्यमान है ना, मास कोई भी हम अगर बोलते हैं कि इस वस्तु का दैट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1 kg और 2 kg, दैट नॉट नेसेसरी, देयर इज नो, वी डोंट हैव टू मेंशन एनी डायरेक्शन, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। समय भी वही है, समय जब हम व्यक्त करते हैं सिर्फ उसका परिमाण होता है कि 1 घंटा, 2 घंटा या 30 सेकेंड, है ना। दिस इस तरह से डिस्टेंस, स्पीड, ये सारे आप लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज जरूर पढ़े होंगे। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमें सिर्फ उसका परिमाण चाहिए होता है, तो इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अनदर क्वांटिटी जो होता है ये वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी सदिश, सदिश माने जो दिशा के साथ हो, जिसकी दिशा हो। तो अ वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, परिमाण और दिशा दोनों ही होती है, मतलब इसको व्यक्त करने के लिए हमें इसका परिमाण और दिशा दोनों ही बतलानी होगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर्स हैं। जैसे कि फोर्स, बल, जब हम फोर्स को व्यक्त करते हैं तो हमको जरूर वहां बताना होगा कि किस दिशा में हमने फोर्स लगाया है। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, तो किस दिशा में विस्थापन हो रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु में किस दिशा में विस्थापन हो रहा है। उसी तरह वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारे जो हैं वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब जो है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, इसका जो ऑपरेशन होता है, इसको हम लोग जब जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणन जो भी हो, ये दोनों अलग अलग तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि अब स्केलर क्वांटिटी जो है ये सिर्फ एक नंबर है ना, एक सिर्फ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है ना। कि जैसे कि मान लीजिए मास है ना, हमको कुछ हम मार्केट गए, मार्केट में हम लोगों ने कुछ सामान खरीदा, तो मान लीजिए एक थैला में हम लोगों ने 2 kg आटा, 1 किलो चीनी, और इस तरह से हम लोगों ने सामान को रखा। तो हम लोगों ने अगर टोटल उसका अगर निकालना होगा कि व्हाट इज द नेट, उसका अगर जो वजन है या मास है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसको सिंपल ऐड कर देते हैं या उसका एल्जेब्रिक सम लेते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ परिमाण है, ठीक है। लेकिन अगर वही बात अगर होती है वेक्टर क्वांटिटी के लिए, कि वेक्टर क्वांटिटी जैसे हो गया कि मान लीजिए फोर्स है ना, तो फोर्स अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट पर हम लोगों को
फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए कोई इस पर इस दिशा में एक फोर्स लगा जिसको हम लोग लिख रहे हैं F इजिकल टू मान लीजिए 2 न्यूटन, ठीक है, और एक ऐसे इस दिशा से एक फोर्स लगा जिसको हम लिख रहे हैं F इजिकल टू सपोज 3 न्यूटन। सो कैन वी राइट एज नेट फोर्स को क्या हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2 इजिकल टू दैट इज 5 न्यूटन? क्या हम लिख सकते हैं? नहीं, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं आती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को जोड़ के हम उसका टोटल नहीं बोल सकते। यहाँ डायरेक्शन, किस दिशा में वो फोर्स लग रही है, इसके हिसाब से उसका नेट फोर्स कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो इसका जो एडिशन करेंगे ये सिंपल अलजेब्रिक एडिशन नहीं होगा, तो इसका जो ऑपरेशन ऑफ वेक्टर होता है दैट इज डिफरेंट। उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट कुछ भी हम करेंगे दैट इज डिफरेंट, दैट इज नॉट सिंपल अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो वेक्टर ऑपरेशन जो है वो एक डिफरेंट आपका एक प्रोसेस है। तो इसलिए आपको, चूंकि हम फिजिक्स में बहुत सारा फिजिकल वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ते हैं, तो हमको जानना पड़ेगा कि किस तरह से वेक्टर का ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसका डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज विद देयर लेंथ representing the magnitude and the direction of the arrow represents its direction। क्या बता रहा है कि कोई वेक्टर का जो, जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा एक एरो के साथ, है ना, उसके एक एरो हेड देना पड़ता है एंड उसका जो लेंथ बताता है वो उसका मैग्नीट्यूड, और जो एरो का डायरेक्शन है वो बताएगा वेक्टर का डायरेक्शन। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ एक ड्रॉ किया है, देखिए ये है ए बी, इसका बिगिनिंग पॉइंट जो है A एंड एंड पॉइंट इज B एंड द एरो का डायरेक्शन किधर बता रहा है, A से B के तरफ, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर AB इज रिप्रेजेंटेड एज AB एंड इसके ऊपर एरो रहना होगा, ठीक है। इट इज विथ एरो हेड AB एंड एरो। अगर ये उल्टा डायरेक्शन अगर होता, अगर मान लीजिए एरो को हम, ये एरो इधर नहीं हो कि अगर आपके पास ये चीज ऐसे करते हम एरो को, तो तब ये उल्टा लिखते हम, दैट इज बी ए, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर जो है कि ए बी, ये जो हम लोग ये मॉड साइन के विद इन इसको लिखे हैं, इसको पढ़ा जाता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। इसको हम पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, जो वेक्टर ए बी का परिमाण है। और ये जो फिगर में हम लोग इसको जो वेक्टर को दिखाए हैं, ये जो लेंथ ऑफ द ए बी, यहाँ जैसे हम लोगों ने लिखा है लेंथ, इसका जो लेंथ होगा, जो ए बी का लेंथ है वो रिप्रेजेंट करता है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये फिगर में ये ए बी का लेंथ रिप्रेजेंट करता है इसका मैग्नीट्यूड, और ये जो है ए बी मॉड साइन, ये आपका सिंबल हो गया दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। अब यह जो हम लोगों ने ए से बी 2 पॉइंट से हम लोगों ने दिखाया है, इसको हमें एक सिंगल वेक्टर करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने ए बी वेक्टर को मैंने सिंपली वेक्टर ए दिखाया है, ठीक है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। मैंने ए बी वेक्टर को, जैसे हम लोगों ने यहाँ 2 पोजीशन 2 पॉइंट देके दिखाया है, आप सिंपल एक नोटेशन से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो वेक्टर जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी वेक्टर, उसके ऊपर ये एरो रहना ही चाहिए, एरो इज मस्ट, ठीक। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर, जैसे किसी पोजीशन को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट करते हैं तो उसको हम वेक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पोजीशन ए है, अब इस पोजीशन ए को हम ओरिजिन के साथ जोड़ते हैं, तो ये ओ ए जो बता रहा है ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पॉइंट ए। ओ ए रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, मतलब उस पोजीशन से आपको ओरिजिन को जोड़ना है और डायरेक्शन कैसे लेना है, ओरिजिन से उस पॉइंट के तरफ, ठीक है। तो ओ ए हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। उसी तरह आप बी का पोजीशन वेक्टर हम लेते हैं ओ बी जो हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। अब
ए से बी अगर हम मान लीजिए इनिशियल पॉइंट अगर ए है, फाइनल पॉइंट अगर बी है और हम ए से बी विस्थापन हो रहा है तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए बी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम अगर बी से ए जाएंगे तो फिर बी ए होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो ए बी जो बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ए बी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग ऐसे करके व्यक्त कर सकते हैं, अगर आप ये फिगर को फॉलो कीजिएगा, अगर हम O से B जो डायरेक्शन लेते हैं, अगर हम O टू B पाथ फॉलो करते हैं तो हम O से डायरेक्ट B जा सकते हैं या फिर O टू A देन A टू B जा सकते हैं, है ना। ये एक्चुअली एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हम बाद में पढ़ेंगे उसको फॉलो करता है। ये सिंपली अभी आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम O से डायरेक्ट B जाए या फिर हम O टू A देन A टू B जाए। तो हम OB को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, OB कैन बी एक्सप्रेस्ड एज OA प्लस AB, OA प्लस AB, और AB को हम लिख सकते हैं OB माइनस OA, ठीक है। तो ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है जिसको हम पढ़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे।